हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मॉडल सेट 2024 में जो जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। वैसा होता है कि क्या हम लोग सिर्फ जान लेते हैं और कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुल्लू को नहीं जानते हैं, मतलब इसको समझते नहीं हैं, तो क्या है कि फिर हमको याद नहीं रहता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जानने के साथ इसमें कुछ ऐसा बेसिक चीज़ को भी जानने का, कॉन्सेप्ट को समझने का भी कोशिश करेंगे, ताकि क्या है कि हमें याद रहे और लॉन्ग टर्म तक याद रहे और हमारे आने वाले समय में भी काम आए। तो हम लोग इस तरीके से स्टडी करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी इसमें सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, 11-12 से एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से होता है। ठीक है, तो 11th और 12th का सिलेबस काफ़ी एक दूसरे से जुड़ता है। मैं फिर से बोल दूं कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है 11th और 12th का जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी आगे का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उससे जुड़ा हुआ सिलेबस इसमें रहता है। तो आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप इसको पढ़ें तो उस तरीके से अध्ययन करें ताकि दिमाग में सेव हो और मैं आगे भी इसका यूज़ कर पाऊँ अपने कामों में। ठीक है, चलिए, तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 और 24 की तरफ से जारी किया गया है। आपको इंस्ट्रक्शन देखिए, थोड़ा सा आपको समय देना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बातें, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे। पहला है, ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट हम लोग इकोनॉमिक्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि 1 आवर का टाइम दिया जाएगा आपको। और टोटल जो क्वेश्चन है 40 का है। इसे तो बार बार पहले आपको बताया गया है, तो अब इसको आप आगे स्किप कर, लेकिन मैं तो अभी बताऊँगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ था। अब इसको हर एक मॉडल सेट में बताया गया है। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बातें हैं। ये टोटल जो इंस्ट्रक्शन है इसको अब ध्यान में इसलिए रखना ज़रूरी है ताकि कभी भी ये दिमाग में ना जाए और हम ना जाने और छोड़कर आए क्वेश्चन। ये सब नहीं करना। बाकी देखिए, एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या क्या आपको रूल को फॉलो करना है, ये मैं वीडियो बनाकर दे दिया हूँ और इसको बात को फॉलो करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि आपको बताए हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, जूम। ठीक है, और बड़ा हो सकता है, तो चलिए इतना मैं कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं इस साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग का बेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? तो देखिए क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 कह रहा है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी का काम कौन सा नहीं है? तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का पूर्वानुमान। तो देखिए बाबू, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंग्लिश में कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपका सांख्यिकी का कार्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सांख्यिकी का काम कौन सा नहीं है। तो सांख्यिकी कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि किसी भी चीज़ों का डाटा कलेक्शन करना, इट्स कॉल्ड स्टैटिक्स है। दूसरा है डाटा को क्लासिफाइड करना। ठीक है, जैसे कि हमने डाटा अगर कलेक्शन किया, हमारे स्टूडेंट्स टोटल कितना है, तो क्लास 11 का कितना है, क्लास 12 का कितना है, सेमेस्टर 1 का 2 का कितना है। तो डाटा हमारे पास एक समिट आ गया कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 1 क्लास 2 क्लास है ना, 3 क्लास का कितने स्टूडेंट थे। इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, है ना। तो ये जो है सांख्यिकी का काम कहलाता है। फिर डाटा को एनालिसिस करना, ये भी क्या कहलाता है, डाटा, ये भी सांख्यिकी का काम कहलाता है। लेकिन
फोरकास्टिंग, ये जो है आंकड़ों का पूर्वानुमान करना, ये जो है सांख्यिकी का काम एक तरह से नहीं है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी लेकर चलेंगे, यानी इसका जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, याद होगा, रहना चाहिए। ठीक है, याद भी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। कभी कभी हम लोग फास्ट में चलेंगे। श्याम ही है, ठीक है। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ श्याम है, देखिए श्याम जो है एक मैन्युफैक्चरर है, जो क्या करता है, वो फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। ठीक है, श्याम मेक फर्नीचर टू सेल श्याम इन हेयर। ठीक है, तो एक उत्पादक है या फिर एक विक्रेता है, उपभोक्ता तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक वितरणकर्ता ये भी नहीं है, तो क्या एक उत्पादक है, वो क्या कर रहा है, श्याम जो है लकड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, श्याम जो है लकड़ी का मैन्युफैक्चर कर रहा है, श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण कर रहा है। जैसे श्याम के पास लकड़ी है और वो लकड़ी से क्या बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, पलंग बना रहा है, तो क्या कर रहा है, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, किसके लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो बेचने के उद्देश्य से कर रहा है। तो एज हो जाएगा प्रोड्यूसर हो जाएगा या फिर मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, आंकड़ा जो संग्रह करता है, मतलब इंग्लिश में है अ पर्सन हु कलेक्ट्स डाटा इज नोन एज। जो डाटा को कलेक्शन करता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते, देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। गणनाकार या प्रदर्शक है ना, या निर्माता। देखिए ये सब निर्माता तो होगा ही नहीं, है ना, ऑपरेटर भी नहीं होगा, प्रदर्शक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, जो आंकड़ा संग्रहण करता है, आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता है, गणनाकार कहलाता है, यानी इनुमेरेटर कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इनुमेरेटर कहलाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द फर्स्ट सेंस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कहता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत, तो उसके बाद कब हमारे देश में जनगणना की गई थी। बात समझिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद हमारे देश में जनगणना किया गया था, और कब किया गया था, तो देखिए 1951, याद रखना है 1951 में हमारा भारत देश पहला आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जनगणना किया गया, वो ईयर था 1951 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज नोन एज। स्थानीय वर्गीकरण या कालानुक्रमिक वर्गीकरण या मात्रात्मक वर्गीकरण या फिर गुणात्मक वर्गीकरण। तो याद रखना इसमें इसको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा अजीब नामों है। ठीक है, पहला जो है ए नंबर में है स्पेशल क्लासिफिकेशन होगा या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो याद रखना इसमें कालानुक्रमिक वर्गीकरण है ना, इसमें याद रखना है कालानुक्रमिक वर्गीकरण, ये आपको याद रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाय। देखिए ये आपका जो नॉमरिकल क्वेश्चन से जुड़ा हुआ चीज़ है ना। मध्य बिंदु हम लोग
निकालते हैं मध्य बिंदु। अब देखते हैं मध्य बिंदु का मतलब हो गया मिड पॉइंट, याद होगा आपको, मिड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मिड पॉइंट जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब कहता है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात द्वारा, नहीं रेशियो द्वारा नहीं करते हैं, यानी द रेशियो ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, नहीं ये हो जाएगा। बी जो ऑप्शन नंबर है, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत द्वारा, बिल्कुल। हम लोग जो है क्या करते हैं, आप देखे होंगे जब पढ़ाया गया होगा, मीन चैप्टर पढ़ाया गया होगा, तो L1 प्लस L2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक मिड पॉइंट वैल्यू निकल जाता है। तो एवरेज औसत द्वारा ये, यानी औसत चैप्टर से ये निकाला जाता है, मिड पॉइंट वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रास से तात्पर्य है, प्रास व्हाट डज रेंज मीन्स। रेंज मतलब आप जानते हैं, रेंज हम लोग जो पढ़ाए थे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट यहाँ पर देखिए किस कौन कौन सा हो रहा है, अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के अनुपात या फिर अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, अनुपात यहाँ पर हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ बीच का अगला है न्यूनतम, ये गलत हो जाएगा, पूरी से गलत हो जाएगा। अधिकतम न्यूनतम परीक्षण का औसत, ये गलत भी हो जाएगा। अंतर यहाँ पर पूछ रहा है, रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वृत्त आरेख है, वृत्त आरेख है, एक विनिमय आरेख है या द्विविनिमय आरेख है या त्रिविनिमय आरेख है या अविनिमय आरेख है। ठीक है, यानी पाई डायग्राम जो है क्या है बताइए। पाई डायग्राम जो है 8 का, इसका देखिए याद करना आपको, इसमें है यूनी डायमेंशन डायग्राम इसको कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यूनियन डायमेंशन डायग्राम हो जाएगा, यानी हिंदी में एक विनिमय आरेख कहलाएगा। ठीक है, यानी 8 का जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन 9 में, कर आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम, क्या फाइंड आउट किया जाता है, तो करिए इसको माध्य या मीडियन या मोड, तो याद रखना है मोड। ठीक है, यानी 9 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है सी 10। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। सर्कल इन अ पाई डायग्राम इज डिवाइडेड in 100 equal parts. The degree of each part is, तो क्या होगा बताइए। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है, कितना होता है, तो याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर ये यानी 3.6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जानते हैं मोड, जिसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए मोड का इंडिविजुअल सीरीज का रूल क्या कहता है कि जो संख्या अधिक बार रिपीटेड करता है वही हमारा मोड कहलाता है। तो देखिए कौन ऐसा संख्या जो अधिक बार रिपीट कर रहा है, तो देखिए 26 यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा है, 26 2 बार रिपीट कर रहा है, 26 3 बार रिपीट कर रहा है। बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं है
जो अधिक बार रिपीट कर रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12, क्या है? चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ा को बांटता है, ठीक है, मतलब कितने भागों में क्वार्टाइल बांटता है। तो क्वार्टाइल याद है, इसको 4 भागों में डिवाइड करता है। जिससे हमको लोग फार्मूला होता था n+1 डिवाइडेड 4। तो ये कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। मीडियन कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन है, 2 बराबर भागों में है ना, 3 बराबर भागों में या 4 बराबर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? माध्यिका का कैरेक्टर। तो यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो यही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। यह आंकड़ा को 4 भागों में गलत हो, यह आंकड़ा के चरम, तो ये कुल मिला के जो आप परफेक्ट जानते हैं वही आपको याद रखना है, ठीक है। अपने आप आंसर सही हो जाएगा। 13, 14 याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको टफ ये पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में बनाने का। निम्न दिए गए आंकड़ा से प्रास की गणना कीजिए। अच्छा यहाँ तो कह रही सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेट द रेंज, ठीक है। कोरिलेशन रहता तब टेंशन था, ठीक है। कैलकुलेट रेंज, अगर रेंज निकालना है तो रेंज का फार्मूला भी क्या बताए थे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट हो गया 150 और लोवेस्ट हो गया 20, घटा देंगे तो 130। ऑप्शन में देखिए कौन है, तो सी नंबर, ठीक है। तो यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15 क्या है? निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, या फिर अजवाइन, या फिर लॉरेंज वक्र, या फिर सहसंबंध गुणांक। तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए 15 का, यही हो जाएगा, लॉरेंज कर्व होगा। लॉरेंज कर्व, निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है? तो लॉरेंज वक्र, याद रखना है, लॉरेंज वक्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ आपके लिए बनेगा, जो क्वेश्चन 16 है। करा दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको निकालना है। तो देखिए हम शॉर्ट में कोशिश करते हैं निकालने का। कोरिलेशन है निकालने का, तो 4, 5, 6, तो हम लोग पहले एक्स में ऐसे लिखते हैं 4, 5, 6 और 7 और 8 लिख दिए, ठीक है। आपको कुछ बात को समझना है शॉर्ट में, ठीक है। अब हम लोग इसका फार्मूला जैसा कि होता है, फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, फार्मूला जो है रूट होता है d² होता है, d² होता है। तो यहाँ d निकालना है, और d कैसे निकलेगा? तो हम 100 बनाएंगे, x माइनस ये बनाएंगे, ठीक है। एज्यूम कर लिए, यानी 6 को एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो x माइनस आर, x बराबर ये सारा है, तो चलिए d बराबर निकालिए। 4 में यहाँ a बराबर कितना हो गया? 6 हम लोग एज्यूम कर लिए। तो 4 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। 5 में 6 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 7 में 6 माइनस करेंगे तो +1 बचेगा, और 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब हमें क्या चाहिए? d² चाहिए। तो d² यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 का गुना 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0, 1 का 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हमको सम चाहिए। यहाँ पर जो फार्मूला में है सिग्मा d² है, तो सिग्मा यानी इसको ऐड करना होगा। तो जोड़िए, 4 और 1 5 और 4 1 5, यानी टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। तो याद रखना है आपको कि ये जो d² आया है कितना आया है? d² में 10 आया। इसको पूरा हटाते हैं एक बार में, हम इसको चलिए साफ कर दिए। तो याद हो गया कि सिग्मा d² बराबर कितना आ गया जी? 10 आ गया। और n बराबर यानी नंबर, तो नंबर कितना है? 2, 4, 5 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए। फार्मूला में क्या है? फार्मूला में तो आपको पता है सिग्मा d²/n, तो सिग्मा d² बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। n बराबर 5 आ गया। डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। यानी
कितना आ गया 2। अब 2 का रूट तोड़िए। चलिए फिर इसको हम साफ कर देते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं और 2 का रूट तोड़ते हैं, यानी हमारा ये आया है और 2 का रूट तोड़ते हैं तो कौन आएगा सो देखना है ध्यान से। ठीक है, चलिए रूट तोड़ते हैं 2 का। 2 का अगर पहला कितना बार में जाएगा सो देखिए, पहला आपका जाएगा 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1 यानी 1 हो गया जी, है ना, ऐसा ही जाता है। ये रूट तोड़ते हैं, ये हमारा है रूट तोड़ने का तरीका है। तो 1 और 1 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, थोड़ा सा फिर गलत हो रहा है, जगह थोड़ा और बढ़िया ले लेते हैं। ठीक है, 2 का रूट तोड़ते हैं, ये हो जाएगा और ये जगह बना ली हम लोग, थोड़ा सा इसको कम जगह रहने देते हैं। ठीक है, इसको चलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पहला तो 1 बार में जाएगा, 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ पर भी लिख दिए। अब यहाँ कितना बचेगा सो देखिए, यहाँ पर 1 बच गया और इधर जो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1 1 लिखते हैं। अब आगे जाएगा तो देखिए यहाँ पर अब इसको इधर वाला को हम लोग जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ 2 में 1 हटा दिए, कितना बच गया, 1 बच गया। अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट ले लिए हम लोग, और यहाँ पॉइंट के बदले में ये ध्यान रखना, पॉइंट के बदले में कितना जीरो लेते हैं, 2 जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। अब देखिए कितना बार में जाएगा, तो देखिए ये 2 है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 2 है, तो यहाँ कितना बार में जाएगा, तो जैसे 2 ऐसे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा। अब करें तो 4 से गुना करिए, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 हर 1 9, 96 हो गया। अगर 5 बार में देते तो ज़्यादा हो जाता है, तो 90 यानी 100 में 96 को माइनस करें कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बार में गया जी, 4। तो अब देख लीजिए एज्यूम करके, तो देखिए पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी नहीं होगा, तो बी और सी में हो सकता है। 4 है, दोनों में 4 जाएगा। अब देखना है कि कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचा। अब फिर डबल जीरो उतरेगा जी, डबल जीरो, और यहाँ पर हम लोग का कितना बन गया, इधर देखिए इधर को जोड़ना रहता है। आप लोग अगर ये रूट तोड़ने वाला सीखे होंगे तो आप लोग लगा लेना है खुद से रूट, या फिर नहीं जान रहे तो फिर इसको समझिए, यहाँ एडजस्ट थोड़ा हो रहा है कंजिस्टेड, और ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अपना कॉपी में जाकर रूट तोड़िए। ठीक है, चलिए, तो कह रहा मैं स्टैंडर्ड जो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया हूँ, अच्छे तरीक़ा से कैलकुलेट करके बताया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। ठीक है, या फिर यहाँ पर समझा रहे थे इसको समझिए। तो देखिए इधर वाला को क्या करना, जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ लिख देते, कहाँ पर लिखते हैं इसे देखिए, इरेजर से थोड़ा हटाते हैं हम, इरेजर से हटा दिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया। अब देखिए फिर कितना बार में जाएगा, यहाँ पर अगर 4 होता है फिर 0 उतर गया। अब देखिए अगर हम 2 बार में देते हैं, अगर यहाँ पर 1 बार में दिए तो 1 बार में 281 ही होगा, लेकिन 2 बार में देंगे तो 2 दूना 4 यानी 400 कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 4 ही, तो कुल मिलाकर 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो ऑप्शन कौन हो जाएगा देख लीजिए, तो सी तो होगा नहीं, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन करने का इतना लॉन्ग ट्रिक था, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब है नेक्स्ट जो है, कह रहा निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है, द फॉलोइंग डायग्राम शो विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल। तो क्या ये दर्शाता है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या दर्शाता है, तो धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर नो कोरिलेशन। तो इसको याद रखना, देखिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है ये हमारा दिखाता है पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध बताता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 का, चलिए 18 नंबर है पियर्सन काल पियर्सन, उसका कहने का सेंस है पियर्सन काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, तो याद रखना दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, कीमत सूचकांक का क्या मापता है, व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर। वो देखिए
इंडेक्स क्या मापता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को छोट करते हैं और देखिए यहाँ से ये क्या नापता है? कहता आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत में औसत परिवर्तन। ठीक है, वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की कीमत नहीं थी। ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे एवरेज चेंज इन द प्राइस इन करेंट ईयर इज इन कंपेरिजन टू द बेस ईयर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर को हम लोग P0 से डिनोट करते हैं और करेंट ईयर को P1 से डिनोट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर का तुलना किया जाता है। थोड़ा सा लेकिन और ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे में, तो ये बी तो खैर होगा नहीं, लेकिन क्या आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की मात्रा में औसत परिवर्तन, वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की उत्पादन में औसत परिवर्तन। देखिए यहाँ पर एक्चुअल क्या है ना कि जो पहला वाला है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन, और यहाँ पर जो है ना तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की उत्पादन में औसत परिवर्तन, ये औसत परिवर्तन है। और यहाँ पर भी औसत परिवर्तन, कीमत में औसत परिवर्तन, और यहाँ पर है उत्पादन में औसत परिवर्तन। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए वहाँ पे कीमत को लेकर है और यहाँ पर जो है उत्पादन में औसत। तो ये इसका आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन वाला हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो है ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए एक सेकेंड। नहीं स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग का ठीक हम लोग पहला ही सजेस्ट किए थे, ऑप्शन इसका ए ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। जो हम लोग प्राइस की बात कर रहे थे, इंडेक्स में जो है, इंडेक्स में हम लोग प्राइस की तुलना को तय करते हैं कि पिछले साल और इस वर्ष में क्या चीज़ का हम लोग का अंतर हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग तुलना करते हैं प्राइस को लेकर। ठीक है, कि पिछले साल में इस वस्तु का प्राइस क्या था और अभी क्या था, इस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं किससे, इंडेक्स मेजर से करते हैं, मेथड से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में देखिए कह रहा है पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पासिस बीच वैल्यू इज टेकन एज वेट। तो देखिए वेट यहाँ पर बात करें वजन, तो इसको Q1 से डिनोट किया जाता है करेंट ईयर का। अभी हम बता रहे थे Q1 करेंट ईयर और Q0 रहेगा तो प्रीवियस ईयर चल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, या 19वीं या 20वीं? इसका हो जाएगा 20वीं हो जाएगा। ठीक है, इसका 20वीं शताब्दी में हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा फटाफट काम करते हैं। भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो वर्ष 1921 के पूर्व है ना, या फिर वर्ष 1900? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा वर्ष 1921 के पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए 23 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? द वर्ड 5-year प्लान इन इंडिया नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? कौन सा कंट्री से लिया गया था? तो याद रखना USSR। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है 24, पर शुल्क लगाया जाता है ना, टैरिफ इज इम्पोज्ड, किस पर लगाया जाता है? तो कहता वस्तु के उत्पादन पर, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अंतर्राज्यीय व्यापार पर, इंटर स्टेट ट्रेड पर, या निर्यात वस्तुओं पर, ऑन एक्सपोर्ट गुड्स पर, आयातित वस्तुओं पर। देखिए वस्तुओं के उत्पादन पर, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी निर्यात वस्तुओं पर, या फिर आयातित वस्तुओं पर। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन जो है
ये हो जाएगा आयातित वस्तुओं पर जो लोग को इम्पोज यानी जो प्रशुल्क लगाया, जो टैक्स जो लगाया जाता है, जो हमारे आयातित वस्तुओं पर जो आता है वस्तु, जो गुड्स हम लोग दूसरे देश से लाते हैं, ख़ास तौर पर वैसे गुड्स पर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं। बाकी तो टैक्स तो लगता ही है, लेकिन प्रशुल्क जो लगाया जाता है, प्रशुल्क के बारे में बता रहा है, तो दूसरे देश से जो आता है उस पर प्रशुल्क हम लोग को लगाते हैं। ठीक है। 25, भारत जैसे देश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करने विकल्प का चयन करिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं और पढ़िए इंग्लिश में भी। व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रमोट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया? चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग गिवन कोड्स। यहाँ कोड दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा भारत जैसे विकासशील देश में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो निम्न पूंजी की आवश्यकता है, अधिक रोजगार का सृजन करने की क्षमता, ये भी होगा। ठीक है, तो बड़े उद्योगों के साथ ये होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो? केवल ए नहीं, केवल दो नहीं, तो ए और दूसरा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है WTO 1995 सबसे अधिक वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक वाला याद रखना 1995। चलिए नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपाध्याय यहाँ पर लाया गया था। 1991 PV नरसिम्हा राव के गठन में लाया गया था, उनके कार्यकाल में। LPG याद रखना, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर चलते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो याद रखना इसका 3 हो जाएगा क्षेत्र। इसका कितना क्षेत्र है? 3। इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया था? ठीक है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट राइट्स टू एजुकेशन एक्ट? तो याद रखना 2009 में इसको लागू किया था भारत सरकार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? तो याद रखना आयरलैंड। विच कंट्री इज साइड टू बी बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी? है ना, मतलब भारत मतलब एक ऐसा देश, कौन ऐसा देश है जो इकोनॉमिक का बेस्ट नॉलेज रखता है? तो आयरलैंड रखता है, याद रखना आयरलैंड। नेक्स्ट है 31, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग असर्टेन एंड रीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल। यानी कहने का सेंस, इसको समझिए पहले क्वेश्चन। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। मानव पूंजी जैसे देखिए, जो व्यक्ति है मानव है, इस कैपिटल है, पूंजी एसेट है। ठीक है, मानव पूंजी अदृश्य होती है, बिल्कुल ये सही है। यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों एक दूसरे से सही मतलब कर रहा है। तो कौन होगा? तो कह रहा है केवल ये सही है, गलत होगा। केवल आर सही है, गलत है। ए आर आर दोनों सही है, आर ये सही की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 32, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। यही हो जाएगा, दूध के उत्पादन से हो जाएगा। चलिए 33, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है ना? इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, तो किससे है? पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से है, ये हो जाएगा आपका। कृषि जो खेती है उसमें जैविक खाद का यूज़ करना, उससे पर्यावरण जुड़ा हुआ संबंध है। ये सब देख रहे आप यूज़ करेंगे कृषि में, रासायनिक खाद का यूज़ करेंगे तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। पर्यावरण कौन बचाता है? तो जैविक खाद। ओके, चलिए
नेक्स्ट जो है 34, भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो अभी जानते हैं प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि उत्पादन आता है। कृषि उत्पादन आज हमारे भारत में ज़्यादा लोग उसी से जुड़े हुए हैं और वही है ज़्यादा रोजगार है। तो ज़्यादा रोजगार का जो श्रेय जाता है तो प्राइमरी सेक्टर को जाता है और प्राइमरी सेक्टर में आता है कृषि, एग्रीकल्चर। ओके। 35 में है निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड, जो कंस्ट्रक्शन का में जो मजदूर लगे होते हैं यानी लैंड बिल्डिंग बनाते हैं वो सब मजदूर को क्या बोला जाता है? तो दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, डेली वेजेस वर्कर कहलाते हैं। ठीक है। 36, नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो वनों में पेड़ लगाना, समुद्र में मछलियाँ पालना, ये भी होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 37, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वो पेड़ पौधों को बचाने को लेकर था, लेकिन कहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए बहुत अलग अलग दे दे रहा है। हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण, तो ऑप्शन तो फिर यही होगा। लेकिन तटीय प्रदेशों में वनों का संरक्षण ये सब नहीं होगा, मैदान क्षेत्रों में ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ? हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। चलिए 38, वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, तो पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, समुद्र के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर इन ओशियन एनवायरनमेंट, या फिर हिमानी का पिघलना है ना, हिमालय, मल्टी ऑफ ग्लेशियर्स, या ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 38 का। ठीक है, याद रखना ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन है हम लोग का 39। तो थोड़ा सा आराम, जहाँ पर हम लोग का फास्ट का ज़रूरत है वहाँ पर फास्ट हम लोग चले जाएंगे, जहाँ पर समझने वाला चीज़ है उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है? द कॉमन स्टार्टेड इन द रूरल एरियाज ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग फार्मिंग, तो ये लोग का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सामूहिक खेती से था। ठीक है, चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो सामूहिक खेती से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ HDI विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंड ऑन द फर्स्ट प्लेस? तो इंडिया, चाइना, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका आपका बी नंबर हो जाएगा, चाइना है। मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आता है चीन आता है। चलिए, तो ये टोटल हम लोग का 40 क्वेश्चन हो गया, और भी इतना ही क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, बहुत और क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे और भी सारा प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट इस चैनल पर दिया गया है। ठीक है, और भी आगे जो इसका प्रीवियस ईयर का जो भी और मॉडल सेट है वो भी इसमें दिया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। ऋषि कॉमर्स एकेडमी का जो ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से मॉडल सेट जारी किया जाता है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है कि यदि आप अभी क्लास 11th में हैं और अभी जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ऑफ़र ये है कि आप लोग अभी जो फ्री ऑफलाइन टेस्ट लिया जा रहा है उसमें आकर आप बैठिए टेस्ट। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा टेस्ट लिखने का। ठीक है, तो अब जुड़िए। हम लोग क्लास 12th का बहुत जल्द ही, जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होता है वैसे हम लोग क्लास 12th का बैच स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही सिर्फ वहाँ पर टॉप 20 का स्टूडेंट का सिलेक्शन है। सिर्फ 20 ही स्टूडेंट का एक बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ ये क्लास को ओपन किया जाएगा।
जहाँ पर ज़्यादा बच्चे का नहीं संख्या रखा जाएगा, ताकि सभी बच्चों को एक अच्छे बेस्ट क्वालिटी दिया जाए और बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ दिया जाए। तो हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि एक बार ऋषि कॉमर्स एकेडमी में विजिट करना है तो आप लोग आइए और एक बार विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें डेमो करना है तो आप उससे पर्सनली एक बार बात कर लेंगे, उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।